husband and wife are 100 together. Sometimes, and they are never 50-50. I'm very sorry to say, 100, they're not even 100. They are together 100. If sometimes husband is 40, the wife should become 60. And sometimes wife is 20, husband should become 80. ऐसे में जब आप किसी और व्यक्ति से शादी करते हैं और आपके पास में रिलेशंस रहे हैं, इस बैगेज से अपनी शादी को कैसे फ्री रख सकते हैं? जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ से कभी लव नहीं जा सकता, पर जहाँ लव है पर रिस्पेक्ट नहीं है, वो लव कभी टिक भी नहीं सकता। अगर रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स की बात करें, किसी को रिलेशनशिप में आना ही है या आ ही रहा है, कौन से 3 रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिसको उसको दिमाग में रखना चाहिए? तो पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली वैलिड, बट उसमें से अपने पर्सनल व्यक्ति को डिसअपियर कर देना इज एब्सोल्युटली सिचुएशन। पति को गुस्सा आता है तो पत्नी और चंडी हो जाती है, और पत्नी को और गुस्सा आता है तो पति तो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो जाते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। एक अग्नि बन जाता है तो एक को जल मिल जाना चाहिए। जब मैं नहीं होती तो महाराज जी होते हैं, जो महाराज जी नहीं होते तब, एंड दैट इज इक्वालिटी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके साथ कॉम्पिटिशन में हूँ कि आप ये कर रहे हो, अगर इस हम कंपटीशन में लाइफ को लीड करेंगे तो कंपटीशन में कभी पीस है, कंपटीशन में कभी हैप्पीनेस है। No, and the husband needs to appreciate the wife in front of the family, in front of the world, कि आज जो मैं इस पूरी दुनिया में इतनी मेहनत करके कमा रहा हूँ, मेरे पीछे की जो शक्ति है वो ये है। गुरुमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो। इसके पहले हमने जो पॉडकास्ट किया था पेरेंटिंग की पाठशाला, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। बहुत सारे पेरेंट की मुझको मैसेजेस आए कि ये हम लोग का बेस्ट पॉडकास्ट अभी तक का हमने देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर शो। और आपको ही नहीं बल्कि हमको भी बहुत लोगों ने मैसेज किया कि जो नवनीत जी के संग आपका पॉडकास्ट अबाउट पेरेंटिंग है वो हम लोगों ने डाउनलोड करके सेव कर लिया, बिकॉज इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। और आज का पॉडकास्ट क्योंकि ये इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि हम लोग, मैं और गरिमा, बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम लोग साथ में पॉडकास्ट करना शुरू करें। ये अपना कुछ कर रही थी, मैं अपना कर रहा था, और आज आपके साथ इसका श्री गणेश हुआ तो इसमें अपने आप ही स्पेशल हो गया। एंड इट्स वेरी वेरी गुड। एक कपल को पावर कपल बनने के लिए हमेशा कोई ना कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो वो साथ करें। उससे क्या होता है, वो क्वालिटी टाइम, वो एक दूसरे के संग एफर्ट्स करने से भी रिलेशनशिप बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ करी है, और मैं सब कपल्स को भी ये करूँगी कि इट इज़ वेरी गुड कि आप इंडिविजुअली कुछ करो, पर इस चीज़ को इंटेलिजेंटली सोचकर कुछ चीज़ें ऐसे करो जो आप दोनों संग में करें, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथ में कुछ टाइम्स हो, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कपल्स टू डू फ्यू थिंग्स टुगेदर। और जो पिछला पॉडकास्ट था हमारा जिस पे आपने पेरेंटिंग पे बात की थी, उसके बाद कई सारे लोगों ने हमसे कहा कि अब हम आपसे रिलेशनशिप पे बात करें, क्योंकि पिछले वाले पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो आज उसी को ध्यान में रखते हम आपसे रिलेशनशिप पे बात करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी व्हाट राधा रमन जी हैज इन स्टोर फॉर अस। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधे। जैसे कि आपने कहा कि आप महाराज जी को काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो शुरुआत उन्हीं के साथ करते हैं। आपकी और महाराज जी की शादी जो थी वो मुलाकात कैसे हुई, या ये अरेंज थी, या थोड़ा इसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये राधा रमन जी के द्वारा अरेंज थी। इट वॉज अ प्योरली अरेंज मैरिज, पर इसके लिए बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि ये ऑक्सफोर्ड में मिले थे, बिकॉज महाराज जी भी 2009 में ऑक्सफोर्ड में थे फॉर हिज मास्टर्स, और मैं 2012 में आफ्टर माई बैचलर्स आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड। बट हम लोग के जाने के में 3 से 4 साल का अंतर है दोनों के। महाराज जी को तो अपनी स्टडीज़ बीच में ही छोड़ के आनी पड़ी थी, बिकॉज उनके जो फादर हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनका एक बहुत ही मतलब सरप्राइजिंगली ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी एट अ वेरी अर्ली एज। तो मेरे मतलब जी को तो बहुत जल्दी उसको ख़त्म करके आना पड़ा था। बट आप ये कह सकते हैं कि आई वॉज फॉलोइंग हिम wherever he was going. I think somewhere राधा रमन जी मुझे पीछे पीछे ही ले जा रहे थे। बट ये हुआ जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी मास्टर्स, उसमें जब मैं कुछ समय के लिए भारत आई थी फॉर माई वेकेशन। उस समय मेरी माता जी ने एक माध्यम से महाराज जी को सुना था, और तब महाराज जी चंडीगढ़ ही आ रहे थे जब मैं हॉलीडे पे आई। तो मेरी माता जी ने बोला आप चलो, तो हमने बोला कि उस समय क्योंकि मेरा वे ऑफ कनेक्टिंग विद द डिवाइन वाज थ्रू माय ड्यूटीज, तो पढ़ना और खेलना, मैं रोलो हॉकी में भी की भी प्लेयर थी, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन वो था। मतलब
spirituality as in doing bhajan kirtan going to katha was not my cup of tea at that time. तो मैंने ब्लंटली मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं. पर जब मेरी माता जी गई तो महाराज जी को पदरावनी के लिए घर बुलाया कि आप प्लीज आइए, जैसे कोई अच्छा एलिवेटेड संत आते हैं तो आप बुलाते हैं. तो महाराज जी केम टू माई हाउस. दैट डे वी वर वेरी फ्यूरियस. वाई? बिकॉज हमारी माता जी ने सुबह 6 बजे हमको नवजीत जी उठा दिया और उन्होंने ये कम्युनिकेट कर दिया था कि महाराज जी किसी और के हाथ का बना नहीं पाते. मतलब क्योंकि ऐसे तो हमको लगा हमारे घर में हमारा पालेंगे और का मतलब कुक्स का या इनका नहीं पाएंगे. तो मेरी माता जी ने सुबह मुझे और मेरी भाभी को 6 बजे, क्योंकि 8 बजे महाराज जी ने आना था, हम लोग बैठकर पपीता, सब लोग अमनिया कर रहे हैं, मैंगोज कट कर रहे हैं, बड़ी गुस्सा आ रही है. हमने कहा ये कौन से महाराज जी हैं जो नहीं पाते ऐसे. तो महाराज जी आए, बस उन्होंने उनकी मिले, उन्होंने प्रवचन दिया. तो एक बड़ी सुंदर लीला हुई जिससे महाराज जी की भी दृष्टि मुझ पर पड़ गई. मैंने इतना महान काम किया था, आप क्या सोचेंगे. उनके एक जो सेवायत थे उन्होंने बोला महाराज जी नारियल पानी पियेंगे कथा के विश्राम पर. तो मैं दौड़कर किचन में गई, मैंने एक नारियल पानी खोला. मेरी माता जी ने मुझे आंख से इशारा किया कुछ उल्टा मत करना, बीइंग द यंगेस्ट. तो कहा कि दिखाएंगे हमारी छोटी बेटी भी कितनी समझदार है. तो मैं गई, मैंने नारियल पानी खोला, मैंने डाला, मैं लेके आ रही. तो उनके पंडित जी आए, कह रहे क्या है. मैंने कहा नारियल पानी. कहते हैं आप इसको माइक्रोवेव तो करो. मैंने कहा जी नारियल पानी है. कह रहे हमारे महाराज जी है ना, हमको पता. मैंने कहा भाई हर एक की कोई भी नियम हो सकता है गर्म पीते हो. तो मैंने नवनीत जी घुमा दिया. अच्छा गरम कर दिया. महाराज जी ने विश्राम किया सेशन. विश्राम करते ही महाराज जी ने उठाया ये सोच के कि पानी होगा और उन्होंने मुंह में डाला. एंड नवनीत जी, दिस वन सीन आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ. ही लिटरली स्पिटेड द एंटायर नारियल पानी ऑन माय फेस. और जैसे उन्होंने किया, मेरी माता जी तो शक्ल तो उनकी उड़ गई और उन्होंने मेरी तरफ देखा कि क्या लाई हो. एंड आई वाज लाइक कि इनके, उन्होंने बोला कि महाराज जी ने कहा ये क्या है. तो मैंने बोला जी नारियल पानी गरम क्यों किया है. मैंने कहा जी आपके पंडित जी ने कहा. इतना वो डर गई, मैं भी उसमें छोटी भी थी. और तो महाराज जी जोर जोर से हंसने लग गए. दैट वाज वन जॉली मोमेंट जिसमें महाराज जी की भी दृष्टि मुझ पर पड़ी. एंड आई वाज लाइक कि थैंक गॉड डांट नहीं पड़ी, क्योंकि महाराज जी जस्ट ट्रांसफॉर्म द एंटायर सिचुएशन. उसके बाद पता चला कि 2 दिन बाद महाराज जी की मदर का भी बर्थडे है. तो मेरी मदर ने बोला आप आइए हमारे घर सेलिब्रेट करिए. तो महाराज जी ने सोचा अच्छा परिवार है, माँ आ रही है, अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा. वरना कथा में तो कुछ ऐसे उद्यम तो होता नहीं है. तो मेरी मदर इन लॉ आई दैट डे. तो माई मदर न्यू दैट इट्स अ बर्थडे. तो वो दुकान पर गई, एक साड़ी लाई उनके लिए. तो जब वो लेने गई थी तब थी धूप. देखिए पूरी लीला इज सो ब्यूटिफुली फ्रेम्ड. मेरी मदर लेने गई तब धूप थी. तो वो एक गॉगल्स पहन के गई जो मैंने आज तक, मेरी मदर ने जितने भी शेड्स पहने वो मैंने उन्हें गिफ्ट किए. चाहे मैं छोटी भी थी, आई यूज्ड टू सेव और फिर उससे जाके मैं अपनी माता जी को दिलाती थी. तो वो मैंने अपनी सेविंग से उनको दिलाए थे, जिसमें उनका इमोशनली वो बहुत कनेक्टेड थी. तो वो लेने गई तो धूप थी, तो उन्होंने शेड्स उसमें डाले. लौटने वक्त छाया हो गई. अब जब मेरी मदर इन लॉ आई तो उन्होंने उनको वो लिफाफा एज इट इज गिफ्ट कर दिया. जब वो चली गई अगले दिन पता चला चश्मा कहाँ है. तो जब ध्यान किया तो पता चला कि वो चश्मा तो उस लिफाफे में डाला था. तो मेरी मदर ने उनको कॉल किया तो उनसे पूछा, कह रहे हाँ जी एक चश्मा हमारे पास आ गया है. हम भी सोच रहे थे कहाँ से आई. उस दिन हम 3-4 जगहों पे गए थे, किसी ने डाल दिया होगा. तो हम लोग कुछ समय में लुधियाना आ रहे हैं. तो मेरी मदर ने कहा कि वेरी गुड, तो हम लुधियाना आ जाएंगे, कथा भी मिल जाएंगी. सो आई एम ऑनेस्टली आउट ऑफ द होल सीन. ना तो मेरा लुधियाना जाने का कोई मतलब, ना मेरी रुचि, ना मेरा कोई लॉजिक. तो जिस दिन मेरी मदर ने जाना था उस दिन क्या हुआ कि हमारे जो सारथी जी हैं, भैया हैं हमारे ड्राइवर जी, उनकी हो गई तबीयत खराब. अब मेरी माता जी ने अपनी सब सहेलियों को भी न्योता दिया हुआ है, वो सब आके बैठ गई घर पे. जी जाना है, कैसे जाएंगे. उस समय एंट्री होती है दी रेणुका गोस्वामी की. मैं सहज कहीं से, मेरी माता जी ने देखा, अरे ये आ गई, ये लेके जाएगी हमको. अच्छा कहाँ? लुधियाना. क्यों? कथा है. मैंने कहा नो. एक तो मैं भारत कुछ टाइम के लिए आई हूँ, मेरे जाने का भी समय आने वाला था. तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही वहां पर. तो सब ने 4-5 लोगों ने मुझके बैठकर इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया. मैंने कहा चलो लेके जा रही हूँ, पर मैं कथा में अंदर नहीं जाऊंगी. लुधियाना के मेरे कुछ मित्र हैं, मैं आपको बाहर ड्रॉप करके उनसे मिलूंगी, जो कि आई थिंक वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर एनीबडी हु इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स कथा. तो जब मैंने फ़ोन किया
तो पता चला कि जो मेरे 2 मित्र लुधियाना रहते थे वो भी आउट ऑफ लुधियाना है। तो राधा रमन जी ने बोला तो जाएगी कहाँ? हाँ, छोड़ेंगे नहीं। देखो, ठाकुर जी की प्राप्ति नवनीत जी तब होती है जब ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम उन्हें प्राप्त हो जाओ। और जब राधा रमन जी ठान लेते हैं ना कि अब ये मेरी है, तो तुम कितना भी कुछ भी कर लो, अपने तक तो वो पहुंचा के आएंगे। अभी हम एक गेम खेल रहे थे जिसमें एक सेगमेंट था, उसको बॉल से हिट करना था और आपने हिट किया तो आप जीत गए। मैंने 2 बार ट्राई किया, बॉल क्लोज भी नहीं गई, तो मैंने अपने एक लाला को पीछे भेजा, मैंने कहा तो पीछे बैठ जा। मैंने बोला कैच कर, उसने कैच किया और बॉल को पीछे से मार दिया, वो गिर गया। मैंने कहा ये हमारी लाइफ है कि राधा रमन जी कहते हैं जब तूने ठान लिया कि तू हमारी है तो तू किसी भी दिशा में जा, मैं तुझे कैच करके सही जगह पहुंचा दूंगा। तो बस वो मैं लुधियाना मुझे जाना पड़ा, जबरदस्ती सूट पहन के मुझे लेकर गए और मैं कथा में चली गई। तब मेरी मदर इन लॉ ने मेरी मदर से फर्स्ट टाइम पूछा कि आपकी ये लाली जो है ये क्या है, कौन है, क्या करते हैं, तो उन्होंने सब बताया। आई डोंट नो वाई उनको इतना स्ट्रॉन्ग है नवनीत जी। आई कम फ्रॉम अ टाइम वेयर एन आई यूज टू वेयर वेस्टर्न, आई वॉज वेरी मॉडर्न। अभी भी आई एम मॉडर्न बट आई एम नॉट वेस्टर्न एनी मोर, आई वुड से, बट आई एम स्टिल वेरी मॉडर्न। बट वो उस समय मेरी मदर को उन्होंने एकदम से महाराज जी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं वॉशरूम गई थी, मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता क्योंकि मैं तो पीछे बैठी कुछ कर रही थी। मैं वॉशरूम से बाहर निकली, मेरी मदर ऐसे, उनको पैल्पिटेशंस और ऐसे जैसे अटैक आ रहा हो जैसे। मैंने कहा क्या हो गया, यू ओके? कह रहे, मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे महाराज जी की माता जी ने तुम्हारा हाथ मांग लिया। ओ नवनीत जी, जैसे बैल नहीं पिदक जाता रेड कलर देखकर। मैं तो, मुझे तो गुस्सा आ गया बहुत जोर से। आई बीइंग समबडी जिसकी पूरी आगे की जर्नी प्लान्ड है। मैं अपनी मार्च के अंदर डिसर्टेशन सबमिट करने वाली थी एंड जुलाई में ऑलरेडी DHL न्यूयॉर्क से मुझे इंटर्नशिप का लेटर आ चुका था। तो मेरे लिए सब सॉर्टेड था कि ये खत्म करना है, ऑक्सफोर्ड से जाना है अमेरिका, वहाँ न्यूयॉर्क में करनी है इंटर्नशिप, जबरदस्त काम करेंगे, सेटल होंगे। इमेजिन गोइंग टू लुधियाना अंडर प्रेशर एंड देन माय मम्मा इज सेइंग दैट somebody and that to महाराज जी, spare me the horror। उसके बाद बैठा दिया मुझे कथा में ले जाके। अब मुझे अंदर से हुए गिल्ट। हमारे बच्चे कहते हैं कि अपराध करते हो ना तो नरक में पकौड़े बनते हैं। अब मैं देख रही हूँ महाराज जी को कि पति, उस समय जो बॉयफ्रेंड, मैंने कहा इनको पकौड़े बनेंगे तुम्हारे। मैं तो कथा में भी ऐसे बैठी, मुझे गुस्सा भी आया जा रहा है कि अब चलो यहाँ से, मतलब बहुत मुझे अनकंफर्टेबल हो गया। अब देखिए आपके जीवन में एसोसिएशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। मेरी मदर भी कन्विंस्ड नहीं थी, पर मेरी मदर की एक फ्रेंड ने उनको एक डायलॉग मार दिया जिससे मेरी मदर की पूरी बुद्धि घूम गई। वो मेरी मदर की स्पिरिचुअल फ्रेंड है और उन्होंने बोला कि मेरी मदर बोले कि कैसे मांग लिया, ऐसे थोड़ी मांग लेते हैं कि ऐसे तो मेरी बेटी को तो इतना उसका मतलब कोई हमारा दूर दूर तक मेल नहीं है, मतलब वृंदावन, चंडीगढ़ से वृंदावन कैसे भेज देंगे हम। तो मेरी मदर की उन फ्रेंड ने कहा कि, मेरी मदर का नाम लेकर, कि अगर मेरी बेटी का हाथ मांगा होता ना, मैं तो उस समय ही नक्की करके आ जाती। अब मेरी मम्मी ने सोचा अच्छा ऐसी क्या बड़ी बात है कि बिना सोचे समझे, फिर मेरी मदर ने उसको डाइजेस्ट किया कथा के अंदर बैठे बैठे। और फिर जब हम बैठे गाड़ी में नवनीत जी, द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ, ये दोनों, बेटा ये तेरे संग जो होने वाला है ये तेरा पूर्व के कितने जन्मों की तपस्या है। 5-10 मिनट तो नवनीत जी मैंने सुन लिया। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा आउट। मैंने कहा आप दोनों उतरो नीचे। मैंने कहा बस से आओ, रिक्शा से आओ, कैब से आओ, मुझे नहीं पता, मैं आपके संग 2 घंटे गाड़ी में नहीं बैठूंगी। इन लोगों ने मुझे जो काउंसिल करना शुरू किया, पर मेरे जीवन का एक आधार है नवनीत जी। मैंने अपने जीवन में राधा रमन को उस समय तो नहीं देखा था, पर अपनी माँ में राधा रमन जी को सदैव देखा था। She has taken all the decisions of my life and they have been the most phenomenal decisions। एक मदर ही इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जन है जो उसका बच्चा कितना कुपुत्र से कुपुत्र भी हो जाए फिर भी उसके हित का विचार करेगी। तो जब मेरी आफ्टर 12 स्टीफेंस दिल्ली के अंदर मेरी एडमिशन हुआ,
सबने मना कर दिया, मेरी मदर एक जाना ही नहीं बिल्कुल, और मैं रो रही हूँ, मैं कहा आप लोगों को वैल्यू नहीं पता है, वो कहते हैं भेजना ही नहीं। पर जब मेरी ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हुआ तो मैंने जैसे ही बताया तुरंत सूटकेस नीचे आ गए, और आज मैं उस डिसीजन को कितना वैल्यू करती हूँ कि मेरी लाइफ के वो जो 3 बैचलर्स के ईयर्स थे ना, उस समय जो मेरा बॉन्ड मेरी फैमिली से, एक इमेच्योरिटी से मेरा मेच्योरिटी का ट्रांजिशन जो था, वो 3 वर्ष थे, जहाँ पे स्कूल के बाद एकदम से फ्रीडम नाम की कॉलेज यूनिवर्सिटी में चीज को रियलाइज किया था, और तब कमिंग बैक टू होम एंड डिस्कसिंग इट विद द राइट पीपल मेड माई लाइफ अमेजिंग। फिर जब मैं मास्टर्स के लिए गई, दैट टाइम आई वॉज वेरी वेरी क्लियर अबाउट द राइट्स एंड द रॉन्ग्स, देन आई वॉज नेवर डेविएटेड। बस उस समय मेरी माता जी ने मुझे काउंसिल करना शुरू किया, और मेरी लाइफ में मैंने कोई भी डिसीजन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड मेरी लाइफ की आजमाई हुई बात है कि उनकी, आपकी मदर का जो डिसीजन है वो आपके लिए कभी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे समझाया और मैं समझ गई, और फिर महाराज जी के लिए हाँ हुई। एंड महाराज जी इज़ अ फिनोमिनल पर्सनालिटी, मतलब मैं आज बोलती हूँ महाराज जी को, मैंने आपसे शादी करी, मेरा तो सौभाग्य की सीमा नहीं है। Coming from a very very good family to a divine amazing family is a blessing. पर आपने कितनी बड़ी गैम्बलिंग करी है। A girl who is 22 years old, not knowing much about life, and suddenly a day after marriage people are calling her Mata. And what if I could not have digested that? तो राधा महाराज जी कहते हैं कि इस परिवार में आने के लिए ना, हम नहीं, राधा रमन जी खुद चयन करते हैं, क्योंकि इस परिवार में जो व्यक्ति आता है वो कोई नॉर्मल हस्बैंड वाइफ नहीं होते, वो हमारे राधा रमन जी के सेवक या फिर राधा रमन जी को के सेवकों को देने वाली जननी आती है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो बहुत बड़ा था। दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंड। तो 22 साल की एज में आपकी शादी हुई। यस। तो आज की तारीख में अगर हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग शादियां बहुत डिले करते हैं, प्रिपरेशन होती है कि सेटल हो जाएं ये और सारी चीज़ें। या जैसे आपने बताया कि आप परस्यू कर रहे थे अपनी डिग्री, तो काफ़ी सारे लोग आजकल करियर और एजुकेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं और शादियां थोड़ी डिले होती हैं। तो आप इसे कैसे, किस नज़र से देखते हैं? क्या ये सही? देखो, ये मेरा निजी पर्सपेक्टिव है। आई वुड नॉट से इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, बट आई थिंक जब क्ले गीली होती है ना, तो आप उसको जो फॉर्म देते हो ना, वो बहुत ईजीली उस फॉर्म को अडेप्ट कर लेती है। तो ये जो 21 to 25 का जो टाइम होता है, ये एक बड़ा मोल्डेबल टाइम होता है फॉर एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट, फॉर गर्ल एंड बॉय बोथ। तो जब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन था टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 22, बिकॉज दैट टाइम आई वाज क्रेविंग अ रिलेशनशिप, आई वॉज क्रेविंग, मेरे हार्मोनल चेंजेस थे, मेरी इमोशनल रिक्वायरमेंट सो कॉल्ड आने लगी थी। एट दैट टाइम आई गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु वॉज इक्वली वॉन्टिंग टू हैव अ कंपेनियन, और हम दोनों के मिलने पर आई वॉज 22, ही वॉज 24, वी वर किड्स। एंड उस टाइम पे जो हम लोगों का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, आज भी आप कितना भी रिलेशनशिप में ग्रो कर दो, आप जब मैरिज को में एंटर करते हैं और तब आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, दैट बिकम्स द बेस ऑफ योर रिलेशनशिप। नो मैटर टुडे आई एम 35, महाराज जी इज 37, वी स्टिल बिहेव लाइक the 22s and 24s because that is what and how we started this journey. ये हमारी रूट्स हैं। तो मुझे लगता है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, क्योंकि यू हैव टू अडेप्ट टू अ न्यू पर्सन बीइंग विद यू 24/7 who is equally available, equally responsible for everything that you are doing. एक कमरे में जाते हो, आपका बेड शेयर हो जाता है, आपका बाथरूम शेयर हो जाता है, आपकी प्राइवेट स्पेसेस शेयर हो जाती है, इनफैक्ट आपके थॉट्स भी शेयर होने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है उस टाइम पे अगर आप एक मोल्डेबल एज में हो तो आप अडेप्टेबल हो। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप शादी के बाद आपका करियर नहीं बन सकता। It's absolutely untrue. Definitely there is a right time for everything. अगर कोई लड़की की शादी हो रही है और वो एक अपनी एक जॉइंट फैमिली में जा रही है, डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा टू एडजस्ट इन द न्यू फैमिली। बट वाई डू यू थिंक, आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने शादी करी, शादी केवल पैसा कमाना ही सक्सेस है? क्या केवल अपने आप को 10 से 4 अगर आप बाहर रख रहे हो, क्या यही इंडिपेंडेंट होने की परिभाषा है? नो।
I think if you're not doing the right thing at the right time, that means you are not successful. Husband and wife are 100 together. Sometimes, and they are never 50-50. I'm very sorry to say 100, they're not even 100. They are together 100. If sometimes husband is 40, the wife should become 60. And sometimes wife is 20, husband should become 80. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक वर्ल्ड है जिसमें बच्चे हैं, घर है, स्टेबिलिटी भी है, पैसा भी है, यू नीड टू डिवाइड एंड अप्रिशिएट ईच अदर फॉर देयर रोल्स. अगर आप ये सोचो कि आई एम द ब्रेड अर्नर एंड आई एम द वन हु इज अ 90 ओनली, यू आर रॉन्ग. क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ब्रेड अर्नर ही 90 है, तो ब्रेड अर्नर के पास अगर खिलाने वाले नहीं होंगे तो 90 का क्या कर लेगा? नष्ट कर देगा. Yes. So that is very important. So getting married at an early age makes your relationship healthier because you explore love through each other. You develop those wrongs. You do all the wrong. As I used to महाराज जी को मैंने शुरू में बोलती थी कि जी I want to do all the wrongs in the world with my right man. And we still laugh over this. तो महाराज जी बोलते are you still doing the wrongs? I was like no, I think I'm doing all the most rightest thing in the world with the most rightest man. So that is the base. So we still laugh, we still have that jolly connection. अब क्या होता है, लोग मैच्योरिटी होकर शादी करते हैं तो आधा उनकी लाइफ का एक्साइटमेंट तो खत्म ही हो चुका है बिकॉज दे आर ड्रेन्ड आउट टिल द टाइम दे गेट मैरिड. इतने रिलेशनशिप्स हो चुके होते हैं, फिर ब्रेकअप्स, फिर रिलेशनशिप्स, लाइफ के करियर्स के कारण भी वो काफ़ी ड्रेन आउट हो जाते हैं. बाय द टाइम दे गेट मैरिड दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एन इमोशनल सपोर्ट एंड इट इज़ वाइस वर्सा. वो भी खपा है, आप भी खपे और दोनों ही खप जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग. एवरीबडी स्ट्रेस्ड. जी. बट वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप व्हेन आई वाज क्रेविंग फॉर लव एंड ही वाज क्रेविंग फॉर लव. पर अगर हम एक लार्जर सिनेरियो में बात करें, आपकी बात से दो बातें मुझे समझ में आई, जिसमें से पहली वाली को मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन दूसरी वाली बात की जब शादियां लेट होती है तो जो पार्टनर्स हैं या जो दो लोग हैं जिनके बीच में शादियां हो रही हैं वो ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं या पहले भी किसी रिलेशनशिप में एक्सप्लोर कर चुके हैं. पर ये एक अगर हम माने तो ये एक्सेप्टेबल चीज़ है आज की डेट में कि जब आप सच में लेट शादी करते हो या साथ में पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग रिलेशंस होते हैं, ऐसे में जब आप किसी और व्यक्ति से शादी करते हैं और आपके पास में रिलेशंस रहे हैं, इस बैगेज से अपनी शादी को कैसे फ्री रख सकते हैं? देखिए, ये एक थॉट प्रोसेस है. अगर आप उस बैगेज को लेकर शादी करोगे, सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन इज द की. अगर आप किसी चीज़ के प्रति फियरफुल रहोगे कि मुझे ये नहीं बताना या ये मेरा पास्ट है, ये अनट्रुथ जो है ना, ये आपकी सक्सेस, आपके रिलेशनशिप को कभी सक्सेसफुल नहीं बना सकता. तो अगर आपको लगता है, पहली बात तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आप ह्यूमन नहीं हो, राइट? एंड अगर एक व्यक्ति आपके साथ है और आपके पास्ट को लेके आपके प्रति जजमेंटल है तो प्लीज इट्स एन अलार्म, यू नीड टू रीथिंक. क्योंकि ये नहीं है कि जिंदगी में आगे आप मिस्टेक्स नहीं करोगे. सही कहा आपने. कोई व्यक्ति अगर आपकी पुरानी रियलाइजेशंस को लेके आपको जज करके आपके प्रेजेंट को डाउट कर रहा है, ही डजंट डिजर्व टू बी विद यू. पर ये एक व्यक्ति है, हाँ, हर एक के पास्ट होते हैं कि उस व्यक्ति का भी हो सकता है. तो उसके बैगेज से फ्री होने का अर्थ है कि लाइफ ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटीज. आपने लाइफ में कुछ किया, उसके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा, पर उससे डेफिनेटली आपने कुछ सीखा कि मुझे ये शायद नहीं करना चाहिए जिसके कारण डिडंट वर्क. एंड आई थिंक अ प्रोडक्टिव पर्सन जो सच में रिलेशनशिप्स के लिए मैच्योर है, वो ये जानता है कि जो मैंने जिन रीजन से मेरे वो रिलेशनशिप नहीं वर्क किए, फॉर दैट आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ एंड नाउ मेक दिस डेफिनेटली वर्क. राइट. तो आप बैगेज से मुक्त तभी होगे जब आप उसके पॉजिटिव्स को लेकर अपने करंट में उसको अप्लाई करोगे. पर अगर आप ये सोचोगे कि ये भी खराब वो भी खराब, 2-3 गलत इंसिडेंट्स आपकी लाइफ को खराब नहीं कर सकते, बट आपकी थॉट कर सकती है. अगर आपने ये सोच लिया ये भी खराब था, वो भी खराब था, ये भी खराब था, सब खराब है, तो सब खराब नहीं होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. अगर रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स की बात करें, किसी को रिलेशनशिप में आना ही है या आ ही रहा है, कौन सी 3 रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिसको उसको दिमाग में रखना चाहिए? मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा, सबसे बड़ा, कि अगर किसी रिलेशनशिप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट. आजकल लोगों को डिसरिस्पेक्ट और फन के बीच में अंतर नहीं पता.
आजकल मैंने देखा कपल्स, महाराज जी हम इस बारे में बात करते हैं कि पीपल शुड गेट अवेयर अबाउट इट। फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, पति अपनी पत्नियों को बॉडी शेम कर देते हैं, उनको इंसल्ट कर, ये तो कुछ नहीं करती जी, ये तो ये है, ये तो सोचते हैं इट्स फनी, बट समवेयर दैट माइट बी अ सिचुएशन जिसमें आपकी पत्नी ऊपर से तो हंसती दिख रही है, बट वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करिए कि दैट वन पर्सन हु इज माइन, who is my better half, and should always glorify the qualities I have, is mocking in front of the people that she's this, she's that. So the first thing for me in a married relationship, जिसके लिए मुझे लगता है कि मेरा first concern होगा, is respect. जहाँ रिस्पेक्ट है वहां से कभी लव नहीं जा सकता, पर जहाँ लव है पर रिस्पेक्ट नहीं है, वो लव कभी टिक भी नहीं सकता। ये इटर्नल ट्रूथ है। जहाँ रिस्पेक्ट है, आप समय समय पर व्यक्ति का वो एप्रिसिएशन, वो जेस्चर, आज भी हम कहीं जाते हैं ना तो महाराज जी का ये जेस्चर, इस पे मैं फिदा हूँ कि करोड़ लोग महाराज जी के सामने बैठे हो गए, सब बच्चे जानते हैं कि उनकी एक दिव्य दृष्टि हमेशा अपने परिवार पे होती। कितने लोग फॉलो कर रहे होंगे, सबको हटाएंगे, आइए, दिस इज इनफ कि नो मैटर आप कितने बड़े हो जाओ, आपके पास यू, द पर्सन यू लव, द फैमिली यू लव, दे आर ऑलवेज योर प्रायोरिटी। द फर्स्ट ग्रीन फ्लैग वुड बी, आई डोंट do thinking about the reds, to be honest. My philosophy in life is always attract what is green, राइट, पॉजिटिव, because वो red- सिग्नल्स आपको ज्यादा फॉलो करने चाहिए। Absolutely. तो मेरे लिए Very रेड true. फ्लैग्स तो पता नहीं, पर ग्रीन फ्लैग ये है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। सबसे सेकंड जो ग्रीन फ्लैग मेरे लिए है वो ये है कि मतलब रिस्पेक्ट नॉट जस्ट माइंड, योर इंटायर एग्जिस्टेंस, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके चिल्ड्रन हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आप पैसा नहीं कमा रहे पर आपके उसके आगे आने वाली जनरेशन्स को तैयार कर रहे हैं, इस भारत के भविष्य को तैयार कर, ये सब चीज़ें अप्रिशिएट करता हो। जो सेकेंड ग्रीन फ्लैग फॉर मी इन अ रिलेशनशिप वुड बी दैट कि वो व्यक्ति ऐसा हो कि जब जब आप अपने लोज में हो, whenever you're not in a good mood, he becomes that radio you can turn on. हमारी लाइफ में ये बहुत मैंने देखा है कि पत्नी का खराब मूड है और पत्नी क्रैंकी है तो पति कहते हैं मेरे से क्यों लड़ रही है, मेरे पे क्यों चिढ़ रही है, मेरी क्या गलती है, मेरे पे मत, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ। आई हैव सीन दिस इज नो वे। एक व्यक्ति, एक कपल की अंडरस्टैंडिंग इज, एज आई सेड, अगर कोई पत्नी कभी 20 है, the other half should realize that today she is not in a good mood. What can I do? Don't do anything that can deteriorate it. अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते अपनी प्रेजेंस से, इट्स बेटर यू गो अवे, सो दैट अपने आप वो काउंसिल करके किसी ना किसी मीडियम से अपनी पॉजिटिविटी को ढूंढ ले। पर अगर आप कहते हो कि आप बेटर हाफ हो, तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस समय पर आप अपनी प्रॉब्लम, क्या है कि एक पार्ट को प्रॉब्लम है तो दूसरे पार्ट को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर ये दिखाने में कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी सुन तू, कि है ना, वो तेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। दिस इज नो वे। आज अगर किसी कारण से मेरा स्टमक भी एक हो रहा है, आई डोंट नो, आई कम बैक टू माई जर्नी, बट अगर महाराज जी को पता चलता है, सो नो मैटर हाउ बिजी द डे इज, आई वुड गेट दोज 5 कॉल्स. Did you take medicine? Is it getting better? How are you feeling? Sometimes when you're cranky, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में solutions ही चाहिए. Sometimes तुम्हें कोई व्यक्ति भी चाहिए बस जो तुम्हें सुन ले. Even though आप बहुत सारी चीज़ें सेंस नहीं भी कर रहे हो, पर एक गुड रिलेशनशिप का ये सिग्नल है कि जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो, वो आपको ग्रहण करे, और जब आप स्टेबल हो तब प्यार से उन चीज़ों पे आपको रेट्रोस्पेक्ट कराए. दैट इज हाउ यू ग्रो. जब आपके वर्ड्स में आपका व्यक्ति आपका केवल हाथ ज्ञान भी नहीं देता, इट इज अ वेरी बैड आइडिया टू मेक अ पर्सन हु इज नॉट स्टेबल और सैड टू अंडरस्टैंड कि तू गलत कारण से सैड है. इट्स अ वेरी बैड अप्रोच. तो एक ये है ग्रीन फ्लैग कि जो आपके लो में आपका वो रेडियो बन सकता है जिसको सुन के आप फिर से अप हो सकते हो, राइट. एंड अ थर्ड ग्रीन फ्लैग वुड बी जो आपकी वे ऑफ लाइफ को जानता है कि दिस इज व्हाट यू लाइक, एंड वो कभी भी चूकता नहीं है. देखिए, रिलेशनशिप एज टाइम ग्रोज
1 साल 2 साल, एक फर्स्ट ईयर बड़ी एक्साइटमेंट होती है, सेकेंड ईयर सटल हो जाता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक टाइम आता है यू बिकम ग्रांटेड फॉर ईच अदर। ये तो मेरी ही है, ये तो मेरा ही है, मतलब क्या हो गया, ठीक है भाई, एक अनसेड लव है। बट आई थिंक फॉर मी दैट आइडियल रिलेशनशिप इज व्हेन इवन आफ्टर 10 years ऑफ गेटिंग मैरिड, देखिए ये अब ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है कि बच्चे कहेंगे आप, तो मैं इसको रीफ्रेम करूंगी, कैमरा बंद होने के बाद दोबारा बताऊंगी, बट कि वो व्यक्ति आपको स्पेशल डेज में या कभी कभी नॉट सो स्पेशल डेज में भी केवल एक गुलाब ला के दे एंड कह दे आई लव यू, आई लव ये यू। होता है आपका और महाराज जी के साथ में होता है? बहुत ऑफ्टन, अच्छा, वेरी ऑफ्टन। ओके। हमारी एक आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट, बट मेरी एक प्री मैरिज हमारी एक इंसिडेंट है कि महाराज जी जब हमसे मिलने आए, जब हमारा कोर्टशिप चल रहा था, तो आई वॉज ड्राइविंग एंड ही वॉज सेटिंग नेक्स्ट टू मी, यस। तो आए थे, कुछ 2-3 घंटे का अवकाश था महाराज जी के पास, तो वो आते, आपको पता है महाराज जी ने कोर्टशिप में सुबह 5 बजे की फ्लाइट से आते थे, हम 2-3 घंटे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट प्रसादम और पाते थे, और 9 बजे वो वापस उड़ जाते थे। तो 1-2 घंटे के लिए आते थे, क्योंकि इतनी महाराज जी की बैक टू बैक कथा होती थी। बट दैट जेस्चर इज द बेस ऑफ माई रिलेशनशिप, कि दैट इज हाउ बैडली महाराज जी ने उस समय मुझे समझाने के लिए, अपना ऑरा फील कराने के लिए एफर्ट किया है जी। तो महाराज जी हम जा रहे थे, एयरपोर्ट ही जा रही थी मैंने छोड़ने, तो एकदम से मैंने गाड़ी रोकी, तो दूर एक फ्लोरिस्ट था, मतलब लगभग 8:30-9 बजे का समय होगा सुबह, तो महाराज जी चलती गाड़ी से कूद गए। मैंने लाइट के ऊपर गाड़ी स्लो करी, बिना कुछ बोले गाड़ी से कूद गए, और मैंने कहा ये कहाँ गए, और मैं देख रही हूँ रेड लाइट ग्रीन होने वाली है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो चंडीगढ़ में ट्रैफिक रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, एंड सडनली ही कम्स बैक, जंप्स इन द कार। मैंने कहा आप कहाँ गए थे, और पीछे से एक गुलाब निकाल के उन्होंने मुझे दिया, दैट थैंक यू फॉर चूज, दीज वर्ड्स आर द बेस ऑफ माय रिलेशन, थैंक यू फॉर चूजिंग। और अभी भी आई वुड से इन अ मंथ, आई एम नॉट, आप लोग सोचोगे ये थोड़ा हाइप, मतलब ये ज्यादा माँ एक्स्ट्रा बोल रही है, बट राधा रमन जी नोज, I know and all my children know that Maharaj ji doesn't fail to express his love for me or the family even openly. मेरा है तो मेरा है, बल्कि अपने उस बिहेवियर से सब कहते हैं माँ हमको बड़ा अंडर प्रेशर हो गया है कि जब हमारी आएंगी तो कहेंगे तुम्हारे गुरुजी ऐसे, तो तुम ऐसे कैसे हो। तो वो व्यक्ति कंपैटिबल रिलेशनशिप का ही सिग्नल है कि यू नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती, केवल सारे अमिस्ट ऑल द chaos 2 मिनट हाथ पकड़ के बोल दिया जस्ट थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन दिस मेस, थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग। कोई ऐसे वर्ड्स आई थिंक दे जस्ट मेक even much more than the biggest solitaires can do to people. Trust me. Yes. एक टाइम आता है जब आपको केवल उस व्यक्ति की आंख और आंख में वो प्यार और प्यार में वो एप्रिसिएशन दिखता है। I think that is the fuel to my, journey. Beautiful. So these 3 things I would say are very important. The first is respect. Second is, appreciating you for everything you do. And third is never losing the opportunity to express that I love you. Great. You have a question? या जैसे कि आपने बताया कि शादी से पहले आपका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं था, तो हम ये मान सकते हैं कि 2 कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटीज़ की शादी थी। Absolutely. तो आपका Poles apart. यस तो क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्विंस किया? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल तो जो लोग साथ में पढ़े होते हैं या साथ में काम किए होते हैं, शादी के बाद में कुछ समय बाद उनकी बनना शुरू नहीं होती है, जबकि उन्होंने काफ़ी वक्त साथ में बिताया होता है। पर आप 2 अजनबी लोग, फिर इतनी कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटीज़, और आज एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं जी। ये कैसे? And you're an example for all of youngsters nowadays. जी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कि इस समय पर अगर आप मुझसे पूछें कि लोग कैसे इतना समय दे आर स्पेंडिंग दैट क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, वी वर डेफिनेटली पोल्स अपार्ट, बट मैं आपको सच ही बोलूँ, इट इज़ दी सेंटर। आपने कभी पेंडुलम देखा है? पेंडुलम रोटेट करता है, बट इन द एंड इट कम्स टू अ हॉल्ट इन द सेंटर। तो जब हम दोनों मिले तो हम दोनों के सेंटर जो था वो कोई मटेरियल वेल्थ नहीं था। मैं उनसे जुड़ी बिकॉज ही सीम्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, जिसने मुझे शादी से पहले दिखाया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई गांवपन नहीं होता,
कोई ये नहीं होता कि तुम माला पकड़ के बस बिल्कुल साधु बन के तुम बैठे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि गेटिंग टू नो अबाउट योर स्पिरिट्स रियलिटी, हु यू आर। और ये चीज़ जब मैंने महाराज जी को सुना तो उनके लॉजिक्स, उनका वे ऑफ लीडिंग द लाइफ, इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। आई थिंक मच मोर मॉडर्न देन द मोस्ट मॉडर्न पीपल ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न उसको कहते हैं जो देहात में जाकर देहात हो जाता है और आप उनको लाइफ के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दो, पीपल्स जॉज ड्रॉप व्हेन ही स्पीक्स। सो आई थिंक दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी। बट आजकल मैंने देखा है कि जैसा कि आपने बोला कि क्यों लोग इतने समय तक भी एक दूसरे को जानते हैं फिर भी उनकी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ कनेक्शन है, उनका जो सेंटर है वो चेंज हो जाता है। पहले सोर्स ऑफ कनेक्शन क्या था कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, पर आगे प्रोग्रेशन हुआ, काम बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, बच्चे आ गए, अब सेंटर क्या हो गया, बच्चे हो गए, प्रेशर हो गया, मटेरियल वेल्थ हो गई। ये क्योंकि कांस्टेंट आपका जो सेंटर है वो हमारा आज भी सेंटर राधा रमन है। हम दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्ट इसीलिए करते हैं बिकॉज आई एडमायर हिज इटर्नल गोल एंड ही एडमायर्स माई इटर्नल गोल, एंड द इटर्नल गोल्स कैन बी डिफरेंट but appreciable by vice versa and can be same. For us it's the same. So that is one key जिसके कारण हमारा relationship is going by the grace of Radha Raman very well. एक पर्सनल स्पेस की बात बहुत सारे लोग करते हैं कि हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस तो होती है, शादी के पहले भी शादी के बाद भी। कितना मानते हैं इसको और क्या इसको देना चाहिए किसी को? एब्सोल्युटली, हर व्यक्ति के लिए पर्सनल स्पेस बहुत अनिवार्य है। पर्सनल स्पेस का मतलब आपके बेटर हाफ का डिसअपियर होना नहीं होता, प्लीज। पर्सनल स्पेस का मतलब होता है वो स्पेस जिसमें जो चीज आपकी रुचि की है या आपके मन की है उसका आप चिंतन करते हो या उसे एग्जीक्यूट करते हो। अब ये आपके ऊपर इंटायरली है कि आप अपने बेटर हाफ के पर्सनल स्पेस का पार्ट बनना चाहते हो और वो उसको ऑब्जेक्टिफाई या अपोज करके नहीं हो सकता। जी। कई लोग अपनी पर्सनल स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं कि हम जाएंगे बट वी वोंट बिहेव एज अ मैरिड कपल, वील बी दैट कपल जो कोर्टशिप में मिला था। अच्छा। एंड देन दे एक्सप्लोर दैट पर्सनल स्पेस जस्ट लाइक दैट। तो मेरे लिए पर्सनल स्पेस का अर्थ बड़ा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट पीपल आर परसीविंग दीज डेज। पर्सनल स्पेस का मतलब है वो चीजें करने का समय जो पर्सनली आपको अच्छी लगती हैं और आप अपनी पर्सनल चीजों को अपने पर्सनल लोगों के साथ करना चाहते हैं। और अगर आपका जो हस्बैंड है या बेटर हाफ है, अगर वो आपको पर्सनल फील नहीं कराएगा, पापा बनेगा या हमेशा क्रिटिक बनेगा, तो डेफिनेटली पर्सनल स्पेस मीन्स टू बी अवे फ्रॉम यू। बट इफ यू आर दैट पर्सन कि अब मेरा वो टाइम है कि हमारा पर्सनल टाइम, और पर्सनल टाइम में व्हाट मूवी वुड यू लाइक टू सी, लेट्स सिट डाउन टुगेदर एंड वॉच अ मूवी, दैट इज द पर्सनल स्पेस एंड दैट स्पेस यू आर रिलेशिंग विद द मोस्ट पर्सनल पर्सन ऑफ योर लाइफ। तो पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली वैलिड, बट यू नो उसमें से अपने पर्सनल व्यक्ति को डिसअपियर कर देना इज एब्सोल्युटली सिचुएशनल। जैसे मेरे लिए पर्सनल स्पेस है जब हमारे तीनों बच्चे सो जाते हैं और मैं और महाराज जी बैठते हैं और हम अपनी पर्सनल चीज़ें, ये हुआ वो हुआ, महाराज जी अपनी रियलाइजेशंस, कोई हमारे आगे के, ये हमारा पर्सनल टाइम है। पर्सनल टाइम अपने संग बिताना जिसका मन करता है, दैट मीन्स डेफिनेटली दैट पर्सन इज लैकिंग सम पर्सनल पीपल in his life. That is why his personal time means spending that time alone. तो क्या कभी ऐसा होता है कि महाराज जी और आप बैठकर पर्सनल स्पेस में कोई गाना वाना गाते हैं, ऐसा कुछ होता है? Does he sing song for you? महाराज जी? हाँ. Yes. हाँ. Many times. अच्छा. And ask me to sing as well. तो आप कौन सा गाना उनके लिए सबसे महाराज जी ज़्यादा ने गुनगुनाते मेरे हैं? कुछ इस तरह मेरी पलकें, दिस इज द ओनली सॉन्ग महाराज जी ने। बहुत सुंदर गाना है। और महाराज जी ने जब भी मेरे लिए गाया है यही गाया है। हाँ। तेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे, जिसमें मतलब ये भाव है कि सारे मतलब ऑल योर टीयर्स आर माइन, राइट, आई एम देयर। तो महाराज जी कभी भी इसमें सैड होती हूँ, ही वुड जस्ट सिंग दिस, इवन दो ये बॉलीवुड है, लोग मेरे पीछे मत पड़ जाना, जस्ट गो टू द डेप्थ ऑफ इमोशन। 100%। और जब मैंने महाराज जी के लिए गाया है तो आई हैव संग मैं तेनू समझावा कि, ये हमने बहुत टाइम से नहीं गाया। ये लुधियाना से आता है, पंजाब से आता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इसका खुलासा कर रही हूँ, सब बच्चे हंस रहे हैं। बट
कि तेरे, बिकॉज महाराज जी हमेशा ट्रैवल करते हैं एंड देयर टाइम्स बीइंग हिज वाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग द ड्यूटीज आई हैव टुवर्ड्स द फैमिली एंड पेरेंट्स, तो मैं नहीं जा पाती. तो देन आई सिंग दिस सॉन्ग फॉर हिम कि तेरे बाजो लगदा नहीं जी. बट ये हमने मतलब हमारी कोचशिप में भी हमने एक दूसरे को एक्सप्रेस किया था, तब से हमारा पर्सनली एक्सप्रेस करने लव एंथम हो गया. लव एंथम. ब्यूटीफुल. जैसे अभी आपने बताया कि महाराज जी बहुत ट्रैवल करते हैं और आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आप साथ नहीं जा पाते हैं. जब इक्वालिटी की बात होती है तो फीमेल्स भी आज क्लेम करती हैं इस चीज़ के लिए कि हम भी सेम चीज़ डिज़र्व करते हैं, और किसी भी रिलेशनशिप में टॉलरेंस होना या अंडरस्टैंडिंग होना इस चीज़ की बहुत मायने रखता है. इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, इक्वालिटी का मतलब यही मैं कह रही हूँ, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये हो गई है दैट दी woman is trying to, in the name of feminism, they are not understanding the real meaning of feminism, and in the name of false feminism they are wanting to be like a man. This will always create a disbalance. कोई समानता हो नहीं सकती. Women are much more superior than man. Man is just earning bread for the family. The woman is leading the entire family. The woman is the one जिसके पास वो man कमाकर मेहनत करके ला रहा, शी इज यूटिलाइजिंग दैट मनी इन द बेस्ट पॉसिबल वे. पर जब रिकॉग्निशन की बात आती है, देखिए जब आदमी बाहर जाता है वो कमाता है, उसे रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है. औरत घर पे रह के तमाम चीज़ें मैनेज कर रही होती है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होती है. दिस इज रॉन्ग. यही मैंने कहा कि अगर आपके बेटर हाफ में वो क्वालिटी नहीं है कि वो अप्रिशिएट, देखिए आज अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक्सेल करता है तो उसकी परवरिश के लिए उसकी मदर को बहुत अच्छा बोला भी जाता है जी. ये किसका बेटा है, ये उनका बेटा है, तो ये उनकी बेटी है, ये उनकी बेटी है. आज कोई बहुत अपनी लाइफ में एक्सेल करता है तो पेरेंट्स आर इक्वली रिवॉर्डेड. तो ये जो साइकोलॉजी है कि अगर वो बाहर जा रहा है उसको ये आपके रिलेशनशिप, आज महाराज जी ने मुझे इतना अप्रिशिएट करके ये केपेबल बनाया है कि उनकी अप्रिसिएशन ने मुझे वो बूस्ट दिया है कि मैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के हैंडल करते हुए मैं अपनी लाइफ में निमाई पाठशाला को भी एग्जीक्यूट, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम. पर अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है महाराज जी बाहर जाके कथा कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, और जस्ट बिकॉज मैं उनको अपना कंपटीशन मानती हूँ या ये मानूँ कि मैं उनके इक्वल हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दूंगी. ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो वाइसा वर्सा भी हैं. प्लीज, देयर आर मेनी कपल्स. जब मैं यूनाइटेड नेशंस गई हूँ बोलने के लिए, तब the children were being taken care by Maharaj ji, all three of them. He was bathing them, he was sending them to school, he was doing everything that I do. जब मैं नहीं होती तो महाराज जी होते, जब महाराज जी नहीं होते तब, एंड दैट इज इक्वालिटी. अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके साथ कंपटीशन में हूँ कि आप ये कर रहे हो, अगर इस हम कंपटीशन में लाइफ को लीड करेंगे तो कंपटीशन में कभी पीस है, कंपटीशन में कभी हैप्पीनेस है. वी हैव टू बिकम अ टीम. The wife has to appreciate that what you are doing is phenomenal, and the husband needs to appreciate the wife in front of the family, in front of the world, कि आज जो मैं इस पूरी दुनिया में इतनी मेहनत करके कमा रहा हूँ, मेरे पीछे की जो शक्ति है वो ये है. आज ये मेरे बच्चों को देख रही है, फैमिली को देख रही है, मेरे मकान को घर बना रही है. यही कारण है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहा हूँ. पर अगर हम ये कहें कि नहीं पैसा कमाना ही सक्सेस है तो इसमें भी कोई हार्म नहीं है. आप पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करिए. मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो अपनी लाइफ में उन्होंने पहले 10 साल शादी के, केटर टू हर चिल्ड्रन, वेरी फ्रेजाइल एंड इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर दी चिल्ड्रन संस्कार एट दैट टाइम. उन्होंने 10 साल नवनीत जी अपने बच्चों को शुरू में केटर किया, पूरी थरोली कनेक्ट कर लिया अपने साथ. आज वो इंडिया के नंबर 1 ग्लास कंपनी को ओन करती है. और बच्चे वाह दिल्ली में रहते हैं, आप देख लोगे, आप कहोगे क्या अपब्रिंगिंग है. राइट टाइम पे राइट चीज पे फोकस. एक बच्चा कभी नहीं बिगड़ता अगर उसका बिगड़ा बाप हो, ये एक रियलिटी है. पर एक बच्चा कभी नहीं बन सकता अगर उसकी बिगड़ी माँ हो. इन्फ्लुएंस बच्चे का, मदर का एक बच्चे पे ऐसा होता है. प्रकृति का ये रूल है
एक बच्चा रेकी करके एक मैया घर बैठी हुई अपने बच्चे को हील कर सकती है, उसमें इतनी ताकत है। उसके प्राण प्राण से वो एक प्राणी बना है। और आज वो क्या, आज लोग सल्यूट मारते हैं उनको, नंबर 1 इन ग्लास कंपनी टुडे। बच्चे एक से बढ़कर एक, 3 बच्चे हैं। तो अगर आप, ये प्रोडक्टिव जीवन होता है, ये नहीं है कि बच्चे छोटे, हम फेमिनिस्ट हैं, हम तो काम करेंगे, 3 बाई धर रखिए बच्चों को। संस्कार कौन दे रहा है? बाइयां। वैल्यूज कौन दे रहे हैं? बाइयां। बाइयां बता रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, नो मैटर हाउ गुड दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, दे कैन नेवर गिव योर चाइल्ड द राइट वैल्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि जो वो कर रहा है वही करने से आप इक्वल होंगे। महाराज जी कहते हैं वुमेन तो वो है जो एक मैन को भी वू कर सकती है उससे भी कितनी आगे है। आपको क्यों नीचे उतरना है लैडर में? ये प्रूव करने के लिए मैं तेरे इक्वल हूँ, जब ठाकुर जी ने आपको बिठाया ही ऊपर है। हम सोचते हैं, हमने ये सोच के बैठे हैं, इसको बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कई लोग इसको, जो कुछ नहीं कर पाते ना, वो सोचते हैं ये मुझसे आगे है, तो वो उस भेड़ चाल में वो बाकी सब डिस्ट्रॉय करते हैं, इन दी एंड अपना रिलेशनशिप भी। पर वो व्यक्ति जो जानता है, इसमें एप्रिसिएशन की बहुत बड़ा रोल है। गिव दैट यू नो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन टू योर पार्टनर, दैट थैंक यू। आई गेट दिस अलॉट फ्रॉम महाराज जी। एंड मुझे कोई लोग कहेंगे आप में ही होता है, तो अगर आप में नहीं होता तो करना शुरू करो। क्या करना है? पति को बोलना नहीं कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, नो, दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। खुद थैंक यू बोलना शुरू करना जी। जब आप उसको करने लगते हो तो सहज, आपको लाइफ का ये रूल है, आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए जी उसको करना शुरू करिए। जी। पर हम क्या करते हैं, हम करते ही इस एक्सपेक्टेशन से है कि वापस मिलना चाहिए। तो क्या कहते हैं, कभी कभी अगर आप कर रहे हो नहीं मिल रहा ना, तो आप इसके लिए बड़े खुश हो जाओ, क्योंकि ये नहीं कर रहा, पर जो करना चाहिए ना वो बहुत कुछ करने वाला है। क्योंकि आपके जेस्चर्स एंड कर्मास नेवर गो इन वेन। आप आज अच्छा कर, मैं आपको बताया ना जी, वो बंदा जिसने हमको नहीं उड़ने दिया 50 लोगों ने मिलके उसको धोया जी। मैं तो राधा रमन जी पे वारी वारी चली गई। मैंने कहा ठाकुर जी इतने अधीर हो आप, इतनी जल्दी। और वो भी देखो फनी बात क्या है, आई हैड टू फ्लाई एट 12। मैं दूसरी फ्लाइट मेरी 6 बजे की थी, और 6 बजे ही उस व्यक्ति के साथ मेरी आंखों के सामने इंसिडेंट होना था। पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, पर ठाकुर जी ने मुझे बताया तो चिंता मत कर कोई तेरा कुछ करेगा तो उखाड़ दूंगा मैं। ऐसा मेरा बिलीव है। और ये मेरी लाइफ में जो मेरा बिलीव है, वो राधा रमन जी उस बिलीव को सदा पुष्ट करते हैं। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो तुमने प्रतिज्ञा कर ली, उससे ऊपर मेरी खुद की प्रतिज्ञा भी नहीं है जी। मैं सब कुछ उल्टा फुल्टा करके सब तेरे हिसाब से करूंगा, अगर तूने मेरा होके मुझसे वो मांग लिया। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के जो है वो कोर जो हमारा है, जो धुरी है, वो हमें ईश्वर रखनी होगी, चाहे बात रिलेशनशिप की क्यों ना हो। तभी पॉजिटिविटी रहेगी। बिकॉज इस दुनिया में अगर आपका बेस सत्य है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा। पर जब बेस में असत्य है, पैसा आज है कल नहीं हो सकता, घर आज है नहीं हो सकता, व्यक्ति आज आपके प्रति लॉयल है कल नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जो टेम्पररी चीज को अगर आप बेस बना के उस पर खड़े हो गए तो भैया डेफिनेटली गिर सकते हो। पर कोई मजबूत सत्य, और सत्य इस दुनिया में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। सत्य का मतलब क्या है? जो पास्ट में भी बिल्कुल वैसा हो जो प्रेजेंट में है, और फ्यूचर में भी बिल्कुल वैसा हो जो प्रेजेंट में है। जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक जैसा और हमेशा हो, वो ही सत्य है। और इस दुनिया का रूल है, टाइम देखोगे आज कुछ है, 2 घंटे बाद कुछ है। सिचुएशन देखोगे, लोग देखोगे, आज कैसे लगोगे, 2 साल बाद कुछ और लगोगे, 4 साल बाद फिर कुछ और लगोगे। तो इस दुनिया में ओनली सत्य इज दैट सुप्रीम, और ये समझ सबको आता है विद टाइम। प्रहलाद जी जैसे 7 साल की उम्र में समझ गए तो उस सक्सेशन को और प्रोग्रेशन को प्राप्त कर गए, और कुछ लोग मरते हुए आईसीयू में जब पाइपें घुसी होती हैं तब रियलाइज करते हैं हमने बड़ी गलती करी। इस पर जीवन व्यतीत किया जो मेरे आखिरी समय में, जिसको आईसीयू के भीतर भी नहीं घुसने दिया जा रहा, मेरे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, तो कौन है वो जो उन सब बैरियर्स के भीतर जाके भी तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता है?
वो कौन है जो तुम्हारे लोनलीएस्ट टाइम में भी तुम्हें कभी अलोन नहीं रहने दे सकता? वो सत्य है। और वो सत्य कौन है? सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो सत्य कौन है? वो राधा रमन लाल। जी। अच्छा, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन दिमाग में फ्रेम हुआ है कि भगवान राधा कृष्ण से, सीता मैया और भगवान राम से, भगवान शिव और पार्वती, तीनों से एक एक सूत्र अगर कोई आज का कपल लेना चाहे अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, क्या होंगे? देखिए, ठाकुर जी और राधा रानी के जो दृष्टांत से, उनके जीवन से जो एक चीज़ मुझे लगता है हर एक दंपति को लेनी चाहिए, इज़ अनकंडीशनल लव। प्यार है तो प्यार के लिए कोई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि तू ये करेगी या वो होगा या इसलिए। ठाकुर जी की 16,108 पत्नियां हैं जी। अनंत कोटि गोपियां हैं, पर फिर भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम ठाकुर जी के लिए अलौकिक है। जी। उसमें कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए ठाकुर जी के लिए भी राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। तो एक चीज जो ठाकुर जी और श्री जी के जीवन से मुझे देखनी चाहिए कि प्रेम का आधार अनकंडीशनल होना चाहिए। चाहे सुख है, दुख है, दिन है, रात है, सक्सेस है, फेलियर है, चाहे बहुत लोग हैं, चाहे कोई भी नहीं है, माई लव फॉर यू विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है। राम जी और सीता मैया के जीवन से जो मुझे एक वैल्यू जो समझ आती है वो ये है कि नो मैटर, राम जी का जब विवाह हुआ सीता मैया से, वो एक ऐसा एरा था जिसमें टू हैव मल्टीपल वाइफ वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। स्वयं राजा दशरथ की बहुत सारी 300 से ऊपर पत्नियां थीं, पर राम जी ने इस बात की स्थापना करी कि आने वाले समय में प्रेम केवल एक से ही करना चाहिए और कभी उसे चीट नहीं करना चाहिए। राम जी ने सीता मैया के लिए धरती के हर एक प्रेम परीक्षा को पार किया है, राक्षसों से भी युद्ध किया है, प्रतीक्षा भी करी है, लोगों से विनती भी करी है, ढूंढा भी है, फिर भी प्रेम कम नहीं हो। चाहते तो क्या उससे ज्यादा, राधा सीता मैया से और भी बहुत सुंदर, उनकी जैसी दिखने सुंदर कितनी सारी स्त्रियां आसपास थी जी, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी धर्म पत्नी सीता एक। हमारी भी लाइफ का यही फिलॉसफी, जब हमने किसी एक से प्रेम कर लिया तो हमारा ये ड्यूटी है कि उसके प्रति हम पूरे पवित्र रहें, उनके प्रति जो हमारी वननेस है वो कभी भी कोई उससे, समय के संग हर चीज बदल जाती है जी। आज जो चमकता हुआ बैंगन है, महाराज जी कहते हैं कुछ समय के बाद उसको जब गैस पे धरा जाएगा, दुनिया की रियलिटीज को फेस करेगा तो भरता भी बन जाएगा, पर असली बात तो यह है कि उस भरते को भी आपको उतना ही प्रेम से पाना चाहिए जितना आपको आपकी बेस में जब वो था जी। और शिव और पार्वती जी से तो केवल एक ही चीज, और जो मेरे आधार में है कि शांत, एक शांत, अगर दूसरा व्यक्ति उग्र है तो एक शांत। भोलेनाथ जी शंभो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, मतलब भगवान भोलेनाथ कहते हैं इस दुनिया में परम शांति का अनुभव करो जी। कि आपके देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट डजंट हैव अ सॉल्यूशन। शांत मन से कि रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जिज्ञासा है, कोई कंफ्यूजन है, शांति से बैठो और फिर उसका समाधान करो। सो दीज 3 क्वालिटीज आई थिंक इफ समबडी हैज इन देयर लाइफ, ठाकुर जी से अनकंडीशनल लव, राम जी और सीता मैया से वो एकाग्रता अपने बेटर हाफ के प्रति, वो निष्ठा, वो प्रेम, और उस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए शांत मन, कि दुनिया में बाकी सबसे जितना मर्जी लड़ जाओ, अपना बंदा गलत भी कराए तो कम से कम गलती के समय सार्वजनिक रूप से उसका साथ निभाना है, वापस आके चाहे बताना भैया गड़बड़ी, इस पे काम करेंगे, पर उसको ह्यूमिलिएट नहीं, शांत मन से, ये मेरी है, इसको बेटर बनाने की जिम्मेदारी मेरी, ये मेरा है। इस समय अगर ये उग्र है, हम क्या कहते हैं, पति को गुस्सा आता है तो पत्नी और चंडी हो जाती है, और पत्नी को और गुस्सा आता है तो पति तो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो जाते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। एक अग्नि बन जाता है तो एक को जल बन जाना चाहिए इंटेलिजेंटली जी। ये समझ के कि भैया इस समय मामला गर्म है, आई विल नॉट। कभी कभी होता है कि किसी कारण से हम होते तो महाराज जी बिल्कुल
ये वाली सिचुएशन ये ज़्यादा होती है महाराज जी वाली साइड तो शंभो वो ही है पर ये बहुत मेरे ख्याल से ये हर घर की कहानी है। मेरे साथ भी इसी ने बोल दिया, हम भी शंभू नहीं वैसा वर्षा भी होता है। अब मैं उसका उद्घाटन नहीं करूंगी क्योंकि महाराज जी हैं, वो उनके साथ ही पूछा जाएगा फिर। बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल कि आप बहुत बुरे मूड में हो और आपकी वाइफ को आपके पास आके उस परम शांति का अनुभव होता है और वहां पे वो रिलीज करके शी कैन फील बेटर एंड वाइस वर्सा। अगर आप उनके लिए अनअवेलेबल उग्र रहोगे डेफिनेटली वो फिर कोई ऐसा साथ व्यक्ति ढूंढता है जो पेशेंटली उसको सुनता है, वो दोस्त बन जाए या कोई बन जाए। इवेंचुअली वो फिर वो जब एक व्यक्ति आपके लोज में आपके साथ नहीं रह सकता तो वो आपके हाइज में भी आपके संग रहना डिजर्व नहीं करता। अब वो थॉट प्रोसेस रिलेशनशिप्स को ब्रेक करती है। जी, आजकल के रिलेशनशिप की भी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, जो गरिमा ने भी मेरे ख्याल से कोट किया था, हम लोग जो आ रहे थे कि आजकल जैसे पहले के टाइम पर अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होता तो उसके पीछे फैमिलीज भी कहीं ना कहीं इश्यूज होती थी, जुड़ती थी। आजकल उल्टा हो रहा है, वो गरिमा क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ, जैसे आपकी जो शादी हुई है जॉइंट फैमिली में हुई है, ये भारतीय समाज का एक स्ट्रक्चर रहा है। अब कई सारे कपल्स आप देखिएगा वो फैमिली में नहीं है, वो अकेले हैं, तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह नहीं है, कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह वो दोनों ही हैं। वेल ऑफ हैं, एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्ट दिखने के बाद भी चीज़ें क्यों गड़बड़ा रही हैं? क्योंकि आइडियोलॉजीज एंड गोल्स में प्रॉब्लम है। एज आई सेड, आजकल इक्वालिटी के नाम पे जो तू कर रहा है वो मैं करूंगी तो मैं इक्वल हूं, नहीं, ऐसे आप एक डिसबैलेंस क्रिएट करेंगे और ऐसा रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं। एक वाइफ अगर घर आती है और घर में, महाराज जी कहते हैं अगर तुम माला कर रहे हो और तुम्हारा बच्चा भूखा ना तो तुम्हारी माला व्यर्थ है। अगर आपने भगवान की दी हुई आपकी ड्यूटी को नहीं ठीक किया तो हाउ कैन यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू अटेन द सुप्रीम। अगर आपने आजकल आप कह रहे हो ना कि ये क्यों, पहले हम फैमिली पे डाल देते थे, क्योंकि जितने लोग होते हैं अभी एक ह्यूमन का ये टेंडेंसी होता है कि वो प्रॉब्लम्स को हमेशा दूसरे व्यक्ति पर फेंकता है, वो कभी ओन नहीं करता कि ये मेरी गलती हो सकती है। ही वुड फाइंड 100 रीजंस। अब क्या पहले फैमिली में बहुत सारे लोग थे तो ये क्यों हुआ, इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ये हो। अब जब घर में इनो उनो बचे ही नहीं है, जब बच्चा ही एक टारगेटेड पर्सन है, वाइस वर्सा, बंदी के लिए बंदा, बंदे के लिए बंदी, तो हर प्रॉब्लम का कारण वो व्यक्ति बन जाता है। इन दी एंड वो कारण व्यक्ति नहीं है, वो आपकी खुद की आप कह लीजिए कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप या अवेलेबिलिटी भी हो सकती। मैंने कहा ना ये रिलेशनशिप में कपल इज 100 एंड इफ यू वांट दिस 100 टू स्ट्राइव यू हैव टू बैलेंस विद इन ईच अदर। आपको इंटेलिजेंटली चलना ही पड़ेगा। ये खराब है तो मैं सही हूँगा, ये सही नहीं है तो मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ये है तो मैं भी ये बनूंगी, तो फिर जो बाकी पेंडुलम का जो दूसरा भाग है वो कहाँ जाएगा, और जब वहाँ डिसबैलेंस होगा तो कैसे प्रोग्रेस होगा जी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मे बी अगर आपको लगता है एक वाइफ के लिए काम करना, मैं एक ऐसे कपल को जानती हूँ जिनकी वाइफ जो है वो दूसरी कंट्री में रहती हैं और वो एवरी डे उस कंट्री में ट्रैवल करती हैं टू वर्क एंड शी कम्स बैक टू हर कंट्री एवरी इवनिंग। ये लास्ट टाइम लोगों ने बात की थी इस बार। और वो बंदी घर आती हैं, शी बैलेंसेस हर वर्क लाइफ ऑल्सो, और उसका हस्बैंड जो है वो नाइट शिफ्ट करता है, सो दे हैव दिस टाइम फ्रेम वेर इन दे गेट टू स्पेंड अबाउट 5-6 आवर्स टुगेदर एवरी डे। तो रात में वो घर आती हैं, अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजती हैं, उनके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं और उड़ जाती हैं। और उनका जो हस्बैंड है वो पूरा दिन घर रहते हैं, घर का मैनेजमेंट करते हैं। रात में जब वाइफ आ जाती है, उनकी अराउंड 3 और 4 o'clock से उनका काम शुरू होता है। दे स्पेंड टाइम टुगेदर, देन ही गो। ब्यूटिफुल। वो एयरलाइंस में काम करती हैं। हाँ, अभी उनके बारे में काफी यस हाँ जी। तो देखिए व्हाट अ बैलेंस, राइट। दिस इज वॉट आई एम सेइंग। आप एक दूसरे से compete मत करो, ये करता है तो मैं भी ये करूंगी तो मेरी रिस्पेक्ट है। अगर आप बाहर जाके ब्रेड अर्न कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो अवकाश, स्पेस, टाइम। अगर एक वाइफ की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं तो उसका पति कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज वो काम पे जाएगा, स्ट्रेस रहेगा, घर आने का मन नहीं करेगा, घर में वो लड़ती है, घर में ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। तो आपको इंटेलिजेंटली अपने घर के एनवायरनमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। आज मैंने कहा कि जब बच्चों को एक केटरिंग की जरूरत थी तब शी चोज, और मैं आपको साची बोलूं भैया, संस्कार पिता नहीं दे सकते। कान पकड़ के बोल रही हूँ,
जितनी मर्जी आप लोग बात कर लो, क्यों नहीं दे सकते भैया। जो एक वैल्यू, अग्नि गर्माहट ही देगी, जल ठंडक ही देगा। आप अग्नि और जल दोनों इस प्रकृति में जरूरी हैं, पर एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। आपको यज्ञ कुंड जलाना है तो अग्नि चाहिए, आपको अग्नि को बुझाना है तो जल ही चाहिए। प्यास बुझानी है तो प्यास लगी है तो अग्नि नहीं पी सकते। तो वैसे ही अगर बच्चे को वैल्यू देने हैं, संस्कार देने हैं, तो देखो मैया का ही उसमें सबसे बड़ा रोल है। कुछ चीजें बनी नहीं है कुछ खांचों में फिट होने के लिए। जी। आप रह सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो, आप वैल्यू सिखा सकते हो, पर एक बच्चा जिसको क्लोजली ऑब्जर्व करके कैरेक्टर बनाता है वो उसकी माँ होती है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के क्या ये बात बोली जा सकती है कि जो परिवारों में बिखराव का कारण है, हम कई बार देखते हैं, ऐसा नहीं कि नई नई शादियां बिखर रही हैं, कई बार तो बहुत लंबे अरसे के बाद भी शादियां बिखरती हैं। 20-30 साल बाद भी लोग अलग हो रहे हैं। जी। तो ये जो आप एक इक्वेशन समझा रहे हैं कि आग का काम आग ही करेगी और पानी का काम पानी करेगा, तो क्या ये चीज़ समझने में हमारी फैमिलीज फेल हो रही हैं? बिकॉज यहाँ पे मैंने कहा ना, रिलेशनशिप्स को कंपटीशन बना लिया। फेलियर इसीलिए है। आग समझ जाए कि मैं आग हूं और मेरी कितनी क्वालिटीज हैं, कितनी अच्छी अच्छी जगह मेरा प्रयोग हो सकता है, ही विल बी प्राउड। पानी समझ जाए मैं पानी हूं, मुझे आग बनना ही नहीं है, कि पानी की अपनी कितनी यूटिलिटी और कितनी ब्यूटी है। आग भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। अब आग और पानी आपस में ही लड़ रहेंगे कि पानी कहेगा मेरे को आग बनना है, आग कहेगी मुझे पानी बनना है, तो कहाँ आग का और पानी का इंपॉर्टेंस रह जाएगा। जी। तो इम्पॉर्टेंट यही, ये जो डिसबैलेंस है ना, वो इसी कंफ्यूजन और कंपटीशन के कारण है। Ladies should understand the power of being a woman. The most strongest being God has created is a woman. जिसके पास, मैंने कहा, मैंने यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को बोली, जिसके पास पावर है कि वो एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को एक इंसान के रूप में परिवर्तित कर देती है अपने गर्भ में। ये उसकी शक्ति है। वाई महाराज जी कहते हैं क्यों नीचे उतरना है भैया, क्यों बनना है मैन के इक्वल, जब भगवान ने तुम्हें ऑलरेडी वो मैन करके बनाया तो। पर हम लोग उस पावर को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बस तू 10,000 ला रहा है तो मैं 12,000 लाऊं, क्या कर लेगी भाई 12,000 ला के। जब वो 12,000 लाने के बाद तुम्हारी लाइफ में फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अब उसको 15,000 की जॉब मिल गई है। या कहीं ना कहीं जैसे जिस पावर की आपने बात की, कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी को ना समझते हुए कंपटीशन में कन्वर्जन हो जाने की वजह से। इसमें मैंने कहा कि एप्रिसिएशन। मैं जब अपनी मास्टर्स करने के बाद ऑक्सफोर्ड से महाराज जी से विवाह किया ना, तो मैंने बोला मैंने इतनी पढ़ाई करी। मैं अपनी डिसर्टेशन में, नवनीत जी, 3 महीने केवल गाजर और ग्रीन टी पर थी। कुक करने का मेरे पास टाइम नहीं था, और लाइब्रेरी में हम पूरा दिन रहते थे। 3 months आई वॉज अबाउट 75 kgs एंड व्हेन आई केम बैक टू भारत आई वॉज 52 kgs। मेरी मदर ने लैंड करती मेरे सारे टेस्ट कराए हैं कि हमारी बेटी को लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है अंदर, जिसके कारण इसका इतना वेट शेड हो गया। पर मैं आपको बता रही, इतनी मेहनत करने का मैं महाराज शादी में बोले क्या किया मैंने भाई। एक बार तो एक चीज हिट तो करी कि ठीक है अब सेटल हो गए, पर इतना पढ़ी, इतनी मेहनत, व्हाट। फिर मेरे महाराज जी को बोला कि मुझे लगता है मुझे तो कोई काम करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं किसी के अंडर क्यों काम करना है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि मुझे नेचुरल आइसक्रीम का एक पार्लर खोलना है जो मैं दिल्ली में रन करूंगी। मैंने आज तक कि कभी अपनी रियलिटीज आई नेवर शेयर्ड इट। तो महाराज जी बोला गो हेड, कुडोस करो, तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा मन है तुम्हें अपने। फिर मैं करती रही, कितने में फिर मैंने चैतन्या को कंसीव कर लिया, देन गॉट अ लिटिल बिजी विद द चिल्ड्रन। फिर मैंने मैं करूंगी एंड वन डे व्हेन राधा रमन जी न्यू कि अब टाइम आ गया है कि ये अब फ्री होने वाली है अपनी मदरली ड्यूटी से, राधा रमन जी गिफ्टेड मी निमाई पाठशाला। और आज मैं देखती हूँ कि जितनी मेरी नॉलेज ऑफ मार्केटिंग थी, जितनी मेरी नॉलेज ऑफ मास्टर्स थी, आज मैं प्रैक्टिकली अपनी पाठशाला में उसे अप्लाई करती। निमाई पाठशाला दरअसल है क्या? निमाई पाठशाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू कनेक्ट विद सूत्र, स्तोत्र एंड शास्त्र। इन शॉर्ट, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म जिसमें आपको बहुत क्लियरली बताया जाता है कि आप केवल ये बॉडी नहीं है, यू आर मच मोर बियॉन्ड दैट, यू आर मच मोर दैन दैट। इस जीवन में केवल 80 साल तक इस शरीर की एग्जिस्टेंस है, पर आपकी एग्जिस्टेंस उसके पहले और उसके बाद भी होने वाली है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एज क्या होती है?
द यंगेस्ट इज माई सन नाउ, पर वो भी चलो श्लोक तो नहीं बोलता. अगर आप प्रैक्टिकली बोलें तो 3 वर्ष का बालक उसका यंगेस्ट चाइल्ड है. एंड अप टू द माता हुज एल्डेस्ट इज अबाउट 93 नाउ. देयर इज नो एज. अपने शास्त्रों को जानना, संस्कृत को याद करना, श्लोकों को याद करना इज जस्ट लाइक ईटिंग अ मेडिसिन. अगर आपने दवाई खा सकती है तो आपकी दुनिया किसी गंदी से गंदी जगह पे चले जाओ. आपने एंटीबायोटिक खाई है तो आपको कोई डिजीज पकड़ेगी नहीं. तो हमारा शास्त्र वो एंटीबायोटिक है. अगर आपने उसका अध्ययन कर लिया ना, अगर आपने उसका प्रवेश पा लिया, आपने शास्त्रों को पढ़ लिया, आपने श्लोकों को याद करके उनका उच्चारण कर दिया, मैं आपको साची कहती हूँ, दुनिया की प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति भी आ जाएगी ना. मतलब द मोस्ट नेगेटिव फेज इन अ पर्सन्स लाइफ वुड कम, स्टिल द नेगेटिविटी विल वॉक अराउंड एंड ही विल बी एट पीस, बिकॉज ही नोज दिस इज नॉट इट. there is much more beyond that, and there will be a lot of things after that. जो व्यक्ति निमाई पाठशाला में आता है वो समझ जाता है बहुत जल्दी ही कि अगर रात है तो दिन भी आएगा, और अगर दिन है प्लीज बी प्रिपेयर्ड, रात भी आएगी. तो हम इसमें सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र, हम इनको बच्चों को श्लोक याद कराते हैं जिनसे उनका ऑरा डेवलप होता है. जब आप संस्कृत के श्लोक गाते हैं ना तो आपका जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो लोगों की कई हुई छोटी छोटी बातें, लोगों के छोटे छोटे डेस्टर्स आपको सो कॉल्ड डिप्रेशन में नहीं डालते. तो ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आपको जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने चाहिए. इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रखें कि जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद भी कोविड आ सकता है, लो फेसेस आ लाइफ सकते हैं, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो सकती है. उस समय क्या करना है, तब व्यक्ति बिल्कुल बहुत चक्का रह जाता है कि व्हाट नाउ, आई एम रूइंड, आई एम डेड, एंड देन दे डू द मोस्ट रॉन्ग थिंग्स इन देयर लाइव्स. तो इट इज वी प्रिपेयर फॉर ऑल द फेजेस, सक्सेस, फेलियर, गुड, बैड, डे, नाइट, कोल्ड, हॉट, एवरीथिंग. तो कितना समय देना होता है इस क्लास का हिस्सा होने के लिए? हमारी 3 क्लासेस चलती हैं. वन इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन मंडे, इट इज एब्सोल्युटली इन इंग्लिश, एंड वी हैव 2 more सेशंस, संडे एंड ट्यूसडे. तो संडे, मंडे, ट्यूसडे इवनिंग में केवल 1 घंटे की, और ये आपको 1 हफ्ते में 1 क्लास से जुड़ना है सिर्फ. ये 3 डिफरेंट पैरेलल बैचेस हैं कि जो लोग जैसे मदर्स संडे को बिजी होती हैं क्योंकि हस्बैंड्स भी घर होते हैं, बच्चे, तो मदर्स बहुत सारी हमारे ट्यूसडे बैच से जुड़ी हैं क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन हस्बैंड्स काम पे होते हैं, बच्चे ट्यूशन्स खेलने गए, तो मदर्स आर कंपैरेटिवली फ्री इन द इवनिंग. तो और मंडे को हमारी फॉरेन हो, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 बैचेस होते हैं जिनमें हम स्टोरीज भी सुनाते हैं. कभी कभी क्या कहते हैं ना कि दवाई सीधी खाने में बड़े कर्रा लगता है, ये तो हो ही नहीं सकता, पर आप कभी उस दवाई को पीस कर एक लड्डू में मिक्स करके खिला दो ना. महाराज जी बचपन में घिया नहीं खाते थे, तो मैया बताती हैं कि मैया को होता था कि घिया तो बहुत अच्छी आंखों के लिए, तो क्या करते थे कि घिया को आटे में घिस देते थे और उसकी रोटी बनाते. महाराज जी को पता ही नहीं चलता था कि घिया भी अंदर चली जाती थी और महाराज जी खा भी लेते थे. तो हम भी क्या करते हैं ना, शास्त्रों को ऐसे ही घिस के सुंदर सुंदर स्टोरीज में डाल देते हैं. तो बच्चे उस स्टोरी के माध्यम से उस बात को पकड़ लेते हैं कि हाँ उसके संग ऐसा हुआ तो हमको नहीं करना. जी, ब्यूटीफुल. और इसमें संस्कृत का मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. संस्कृत इज अ पावरफुल लैंग्वेज. हम लोग खाते हैं ना विटामिन, मल्टीविटामिन, बूस्टर्स. अगर जिसने संस्कृत का अध्ययन करके श्लोक घोट लिए ना, वो आजीवन दुनिया का सबसे बड़ा बूस्टर लगा लिया उसने जीवन में. जी. अरे उसका वाइब्रेशन है, नाद, और उसमें आप देखिए कृष्णाय वासु, आप एम्पावर हो जाए. आप बोलने में, मैं आपको बोल के सुनाऊंगी, आपको खुद को ही लगेगा कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है आसपास. ये श्लोकों का ऑरा है. तो आप जब इन्हें बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत डरता है, आप नारायण कवच का गान करिए, आहा, उसको गान करते ही आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज समथिंग यू फील दैट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन यू. आपको भय लगना बंद हो जाएगा. जी, नारायण कवच कोई श्लोक है जो आप हमें बता सकते हैं? इसका मतलब पूरा नारायण कवच है. हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात्रिविक्रमः खेवटु विश्वरूप दुर्गेष्वट व्याधिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहोऽसुरयूथ पारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंश्च गर्भ.
ऐसे लगभग 25-28 श्लोक हैं जो आप गाओ, आपको ऐसा लगेगा सिंह आ गया आपके अंदर। गाते गाते ही आप उनको श्रवण करेंगे ना, आप सुबह सुबह बच्चों को उठाते हैं जी। अगर आप नारायण कवच को प्ले करके उनको उठाएं, आप 1 महीने में देखना आपके बच्चे में डिफरेंस। ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट, उसको भय नहीं लगेगा, क्योंकि ये सुनने मात्र से अनर्थ की निवृत्ति होती है। दवाई में क्या इंग्रेडिएंट से पता करने की जरूरत नहीं है, सही दवाई खा ली तो काम बन जाएगा। जी, तो ये हमारे शास्त्र कमाल है। अच्छा, चूंकि हम लोग का पॉडकास्ट आज रिलेशनशिप पर रहा, तो आखिरी सवाल ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा सूत्र है, स्रोत है जो रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए बोला या कहा जा सकता है रेगुलर बेसिस पे? रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, चलो आपको एक सूत्र सुनाती हूँ। एक बार एक टीचर अपने बच्चों की कुछ कॉपीज लेके घर आई, करेक्ट कर रही थी, करेक्ट करते करते जोर से रोने लग गई। पति ने बोला क्या हुआ भाई कि रो क्यों रही है? तो कहती कि मैंने अपनी क्लास में आज अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया कि आप निबंध लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो पति ने बोला क्या हुआ? तो बोला कि एक बच्चे ने लिखा कि मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ। बोला क्यों? कहते कि क्यों मैं जब भी होता हूँ तो मेरे माता पिता, मेरे घर के सब लोग केवल फ़ोन को ही हाथ में रखते हैं, उसको ही देख कर हंसते हैं, उससे ही बात करते हैं। तो मुझे लगता है काश में मोबाइल फ़ोन होता तो मेरे माता पिता, घर के लोग मुझसे ही बात करते, मेरे से ही, मुझे ही देख कर हंसते, मुझे तो अब कोई देखता नहीं है। तो पति कहता कोई बात नहीं, बेचारा बड़ा ही दुखी बच्चा है, पता नहीं कैसे पेरेंट्स होते हैं आजकल, ये वो। तो पत्नी और जोर जोर से रोने लगी। तो पति कहता भाई मान रहा हूँ किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, पर तू और जोर जैसे क्यों रो रही है? क्योंकि मैं आप कहती कि साची बोलूँ, ये जो निबंध है हमारे बेटे आदित्य ने लिखा है। और उसने जैसे ही आंख उठा के पति ने देखा, उसकी भी आंखों में आंसू हो गए। दादा दादी बैठे अपने फोन में लग रहे थे, पति अपने फोन में लग रहा था, पत्नी अपनी कॉपी चेक कर रही थी और बच्चा सबको देख रहा था कि कोई तो मेरी तरफ देखेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम। एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो अपना समय देना है। हर एक फैमिली को दिन में आधा घंटा ही चाहिए ऐसे रखना चाहिए, जिसमें वो फोन्स अपने दूसरे कमरे में रख के एक कक्ष में बैठकर केवल चाहे व्यर्थ की बात करें बच्चों से, क्या किया, क्यों, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, अमंग्स देमसेल्फ। रात में बच्चे सोते ईजी होते हैं तो सो कॉल्ड अपने पर्सनल टाइम में पति पत्नी फोन्स पे रैंडम लोगों की रैंडम रील्स देख के सोचते हैं कि हम बड़े एम्पावर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी रिलेशनशिप को कितना इफेक्ट करता है कि आपने अपने पर्सनल इमोशनल टाइम में लोगों की उल्टे नाचते और बकवास बोलने की रील्स को प्रायोरिटाइज किया दैन योर मोस्ट ब्यूटिफुल बीइंग who's there. वेरी ट्रू। वर्चुअल वर्ल्ड के लिए आपने रियलिटी को मिस कर दिया। And that is why people are getting separated because they have created, stopped creating memories. वो भूल चुके हैं कि मुझे अपनी पत्नी को भी अप्रिशिएट करना, या कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइजिंगली उसको एक डेट पर लेके जाना, या एक वॉक या एक ड्राइव के लिए ले जाना है। ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट मैटर्स। एक हस्बैंड के लिए भी हमने कितनी बार महाराज जी को कथा में होते हैं, हम इम्पॉसिबल सिचुएशन में होते हैं कि हम नहीं आ सकते, पर हम लोग कुछ ना कुछ ठाकुर जी की कृपा करके उनको सरप्राइज दे ही देते हैं। एंड दैट स्माइल यू, इट जस्ट मेक्स एवरीथिंग अप। वाओ, बड़ा बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें कर ली वो आपके बड़े से बड़े रिलेशनशिप को बड़ी से बड़ी परिस्थिति से भी बिल्कुल ऐसे निकाल देगी जैसे गैया अपने खुर से बनाए गड्ढे को पार कर जाती है। बट आपको उसके लिए टाइम एप्रिसिएशन देना जरूरी है। ब्यूटीफुल। आपसे बात करते करते ऐसा लगता है कि रुके ना, ख़त्म ना हो, लेकिन मुझे मालूम है आपको महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए भी जाना है और हेमंत भाई आके बैठ चुके हैं। बट थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से शो पर आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो इस वक्त इसको देख रहे हैं उसको देखकर बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, इतना कैजुअल, इतना फ्री फ्लो ऑफ इमोशन होता है आपके संग, और आज तो आपसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा। इट डजंट फील दैट आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सेम हियर। इतना मतलब फ्री फ्लो ऑफ कनेक्शन था। बट नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डू वन मोर पॉडकास्ट जी। अभी 2 तो आपने अप्रोच किए थे, 3rd वाला मैं करूंगी जिसमें महाराज जी भी बैठेंगे। ये मेरी इच्छा थी, ये हमारी इच्छा बहुत बहुत पहले से है। और आप दोनों और हम दोनों पॉसिबली अच्छा, वृंदावन में ही करें। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है बार बार, महाराज जी और आपको लोग पावर कपल कहते हैं, हाँ। कैसा लगता है ये सुन के आपको? रिस्पॉन्सिबल, हाँ,
बहुत रिस्पॉन्सिबल। जी मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी और मैं, अगर लोग हमें लुक अप कर रहे हैं तो हमारे द्वारा कुछ भी ऐसा आचरण नहीं हो जो एक आइडियल कपल का नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है। मुझे लगता है कि अगर आज हम कुछ करेंगे वो दूसरे लोगों के लिए वो बार को सेट करेगा। इसीलिए मैं और महाराज जी प्रेम तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक वी मेक श्योर दैट वी सेट द बार बाय इवन एक्सप्रेसिंग इट, कि आपको कैसा होना चाहिए और अगर आप हमें आइडियल मानते हैं तो ऐसा आपको होना चाहिए। तो हम उस चीज़ को बहुत एक आप कह लीजिए कि एक क्राउन की तरह नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेकर आगे चलते हैं। So we're very cautious of our words, our attitude, our behavior towards each other, and it is always very appreciable. वो मुझे ग्लोरीफाई करते हैं और मैं तो क्या सूर्य को दीपक दिखाऊं। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, बात करने के लिए थैंक यू बहुत सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक्स श्री अ राधे। लॉट। श्री राधे।